विराट कोहली के पूरे हुए 14 ओडीआई रन्स, 300 विकेट पूरे किए कुलदीप यादव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, 200 इंटरनेशनल विकेट फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल। इन सब की मदद से भारत पहुंच गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। तो आइए बात करते हैं कल हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की इन डिटेल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्रिकेट समाचार। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने इस मैच की बिल्डअप वीडियो में विराट कोहली के बारे में क्या कहा था, छोटी सी क्लिप देखिए पहले। जो आने वाला मैच है संडे को पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच विराट कोहली के लिए फॉर्म में वापसी वाला मैच होगा और हमको ज़रूर दिखेगा कि विराट कोहली उस मैच में ऐसे खेलते नजर आएंगे कि जैसे वो आउट ऑफ फॉर्म कभी हुए भी नहीं थे। और मैं पर्सनली तभी मानूंगा विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है अगर वो अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ संडे को नहीं चलते हैं तो। एंड हियर इट इज, मैंने पहले भी कहा था कि विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट में तो आउट ऑफ फॉर्म हुए ही नहीं थे कभी। टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म गया था, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में वो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे। आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। हालांकि विराट कोहली जैसे कद के प्लेयर को बार बार साबित करने की जरूरत है नहीं, लेकिन 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन जो आबादी है हमारी, उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना किसी भी प्लेयर के लिए कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इस बार फिर विराट कोहली ने जता दिया कि भाई इस फॉर्मेट का, ओडीआई फॉर्मेट का मैं राजा हूं और मेरे से ऊपर इस फॉर्मेट एटलीस्ट कोई भी नहीं है। 51st ओडीआई सेंचुरी पूरी करी है विराट कोहली ने आज, और वहां पर वो अकेले खड़े हैं। उसके अलावा 14,000 ओडीआई रन भी इस मैच में पूरे कर लिए हैं विराट कोहली ने, और अब सिर्फ कुमार संगकारा और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के पीछे ही हैं वो। विराट कोहली ने एक बार फिर बता दिया कि चेज मास्टर उनको क्यों कहा जाता है। बहुत ही प्लान इनिंग थी उनकी, क्योंकि पिच थोड़ी धीमी थी। हमने स्टार्टिंग में देख लेते कि जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने बैटिंग पकड़ी पहले, क्योंकि उनको पता था कि बाद में पिच स्लो हो जाएगी। ऐसा देखने को मिला भी, लेकिन विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ क्या पार्टनरशिप करी है। और जब उनको सेंचुरी के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे, उसके बाद सारा क्राउड सिर्फ एक ही चीज़ चला रहा था, कोहली कोहली कोहली, क्योंकि मैच तो हम जीत ही गए थे। सब देखना चाहते थे कोहली की सेंचुरी। लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने थोड़ा झटका दे दिया था जब हार्दिक पांड्या को भेज दिया था। हार्दिक पांड्या इंडिया को मैच जिताने के अलावा एक मिशन और पर निकले हुए हैं। उनका एक मिशन ये है कि मेरी सेंचुरी तो होनी नहीं है, मैं तो तब आता हूँ जब 30-40 रन चाहिए होते हैं। जब तक मैं क्रीज पे खड़ा हूँ किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। मतलब कितने इंसिडेंट हो गए अब तो। शुभमन गिल के साथ हुआ, तिलक वर्मा के साथ भी हुआ था। मतलब हर बार ऐसा लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या आ गए हैं और दूसरे बल्लेबाज को 10-20 रन चाहिए और जीतने के लिए भी इतने चाहिए, नहीं बनेगी भाई। वो तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे पाकिस्तान के मैच था कि कुदरत का निज़ाम था ये, कि विराट कोहली की आज सेंचुरी होनी थी, अदरवाइज हार्दिक पांड्या ने कोई कमी छोड़ी नहीं थी। उसके अलावा उसके अलावा मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने जब से कमबैक करा है, उनका एक ही मिशन लग रहा है कि भाई मेरे को आप शॉर्ट बॉल डाल के दिखाओ, मैं बाहर ही मारूंगा। आज भी पाकिस्तान ने ट्राई करा और श्रेयस अय्यर ने पुल पे पुल मारा ही है उनको। और मेरे हिसाब से युवराज सिंह के बाद भारतीय ओडीआई सेटअप में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर से बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं दिखा है पिछले 6-7 साल में। हमने अजिंक्य रहाणे को ट्राई करा, हमने अंबाती रायडू को ट्राई करा, और हमने ट्राई करा था एमएसडी को भी, लेकिन इस पोजीशन पे नंबर 4 की पोजीशन पे युवराज सिंह के बाद कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाया। पिछले 4-5 साल में श्रेयस अय्यर को जो मौका मिला है नंबर 4 पे, उन्होंने हर मौके को भुनाया है। और आज फिर इतनी टफ कंडीशन होने के बावजूद भी विराट कोहली के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी, उसी की वजह से हम मैच जीते हैं। और जब वो आउट हुए लास्ट में, तो उस टाइम तक ऑलमोस्ट मैच खत्म हो चुका था। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के अलावा भारतीय बैटिंग के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रन इन दोनों ने स्कोर करे। शुभमन गिल ने 46 रन की अच्छी पारी खेली, और रोहित शर्मा के बारे में बात करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो अंदाज अपनाया हुआ है, उससे भारतीय क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे अंदाज में आपको कुछ फेलियर ज़रूर दिखेंगे। और आज भी आते ही उन्होंने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, और उसके बाद वो पवेलियन लौट गए। लेकिन जितनी देर भी रोहित शर्मा रहते हैं, एंटरटेनमेंट की गारंटी तो हर तरफ रहती ही रहती है। तो इससे पहले बात करें, जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो बहुत ही क्लियर था कि पाकिस्तान पहले बैटिंग ही चुनेगा, क्योंकि सबको पता था कि ये पिच बाद में और धीमी हो जाएगी और चेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पिच धीमी थी, सबको पता था। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे शुरुआत करी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पहले ही सोच के आया था कि 230 या 240 के ऊपर हम नहीं बनाएंगे, यही विनिंग टोटल है। बाबर आजम और इमाम उल हक ने काफ़ी धीमी शुरुआत करी, लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि मोहम्मद शामी फिर अपना पैर पकड़कर बैठ गए थे। मोहम्मद शामी ग्राउंड से बाहर जाते हैं और सब जगह यही बात चलने लग गई कि क्या उनकी इंजरी दोबारा आ गई है।
लेकिन जैसे ही मोहम्मद शामी पवेलियन की ओर गए, अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने उनको रिप्लेस करा। हार्दिक पांड्या की गेंद पर बाबर आजम ने चौका लगाया और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखे हार्दिक पांड्या, लेकिन जो अगली बॉल में हुआ उसके बाद उनका सेलिब्रेशन भी काफ़ी वायरल होने वाला है। मतलब जैसे ही बाबर आजम ने एज लगाया, गेंद गई के राहुल के दस्ताने में और हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल उड़ने वाला रिएक्शन करा और उसके बाद पाकिस्तानी टीम बिल्कुल एक शैल में चली गई। इमाम उल हक ने 25 गेंदों में 10 रन बनाए और जब प्रेशर इतना बढ़ रहा था तो अक्षर पटेल जैसे फील्डर के हाथ में गेंद देकर भाग गए और डंडे उड़ा दिए उन्होंने इमाम उल हक के। और इमाम उल हक जैसे ही पवेलियन की ओर जा रहे थे, कमेंट्री बॉक्स में सुनील गवास्कर और वसीम अकरम एक ही बात कर रहे थे कि शायद रन आउट इनके खून में ही है, क्योंकि ये इमाम उल हक जो है इंजमाम उल हक के भतीजे हैं। उसके बाद जैसे बांग्लादेश वाले मैच में हुआ था, एक पार्टनरशिप हुई साउथ शकील और रिजवान के बीच में। भारत ने एक दो कैच छोड़े भी, सेम चीज़ जो बांग्लादेश वाले मैच में भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल फिर आते हैं और वापसी कराते हैं भारत की रिजवान को बोल्ड मारकर। इस मैच में एक चीज़ हमने देखी है कि जो हमारे फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर थे मोहम्मद शामी, उनको कोई विकेट नहीं मिला और हर्षित राणा ने भी लास्ट में आके विकेट ली। जो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने गेम को कंट्रोल करा, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि भारत ने जो अपना स्क्वाड चुना है, 5 स्पिनर चुने हैं, भारत के अलावा किसी टीम ने भी उस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट नेशन है। पाकिस्तान जैसी टीम भी नहीं पढ़ पाई है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पिनर्स की सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में। और आज मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी, भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई हमारा जो प्लान था हमने पहले ही आपके सामने रखा है, फिर भी आप रेडी नहीं है तो हमारी गलती नहीं है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं दो माइलस्टोन्स की। कुलदीप यादव ने आज 300 इंटरनेशनल विकेट्स पूरे करे हैं और आने वाले टाइम पे अब मेरे को लगता है कि जैसे रविचंद्रन अश्विन टेस्ट से भी रिटायर हो गए हैं, कुलदीप यादव आपको टेस्ट में भी फीचर करते दिखेंगे टीम इंडिया की तरफ से। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने भी 200 इंटरनेशनल विकेट्स पूरे करे हैं और मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या ने शायद बहुत जल्दी ही टेस्ट क्रिकेट को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि ऐसा ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेट में तो छोड़ो, वर्ल्ड क्रिकेट में अभी किसी के पास नहीं है। और शायद अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट को भी थोड़ी तरजीह देते तो हमारी बाहर जाके इतनी टेस्ट डिफीट होती है उसमें ज़रूर गिरावट आती। और हार्दिक पांड्या का ये पर्सनल डिसीजन है, हम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते और हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनसे बेटर ऑलराउंडर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। सो उनका जो डिसीजन है हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि शायद उसी डिसीजन की वजह से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में हार्दिक पांड्या ऐसा परफॉर्म कर भी पा रहे हैं। तो जितनी भी हाइप बनी थी इस मैच की, भारत ने एक बार फिर बता दिया कि भाई अब वो कांटे की टक्कर नहीं रही है इंडिया पाकिस्तान मैच में जो पहले हुआ करती थी। बहुत टाइम बाद होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, इसलिए इतना ज़्यादा क्रेज होता है। अदरवाइज जो कांटे की टक्कर देखने को पहले मिलती थी, पिछले काफ़ी टाइम से पाकिस्तान ने वो टक्कर दी नहीं है भारत को। भारत ने बहुत इजीली 6 विकेट से मैच जीत लिया है और भारत क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए भी। अब सिर्फ एक चीज़ बची है कि आप ग्रुप में नंबर 1 पर फिनिश करते हैं या नंबर 2 पर। अगला जो मैच है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का इस ग्रुप से, पाकिस्तान की उस पर नज़रें ज़रूर होंगी, क्योंकि उनके पास यही एक होप बचा है। क्योंकि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देता है, फिर पाकिस्तान अलाइव रहेगा। अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी कि पाकिस्तान के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि फलानी टीम को हरा दे और फलानी टीम को हरा दे तभी हम पहुंच पाएंगे। पाकिस्तान फिर वहीं आके खड़ा हो गया है। चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। भारत अपनी पोजीशन सिक्योर कर चुका है। न्यूजीलैंड अगर अगला मैच जीत गया बांग्लादेश के खिलाफ तो वो भी अपनी पोजीशन सेमीफाइनल में सिक्योर कर लेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने अपने घर जाए, पाकिस्तान तो अपने घर में ही है एक्चुअली, तो बांग्लादेश अपने घर जाएगा। हमारे ग्रुप में से सिर्फ यही देखना होगा कि जो लास्ट मैच होगा 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, कौन उसमें जीतता है और टॉप पे कौन फिनिश करता है। इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टॉप की 8 टीमें खेल रही हैं, कोई भी टीम उधर से आएगी वो आपको कड़ी टक्कर देगी ही देगी। तो सेमीफाइनल भारत क्वालिफाई कर गया है, अब सिर्फ हमें वेट करना कि हमें सेमीफाइनल में कौन मिलता है आगे। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर क्रिकेट समाचार। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की हर अपडेट, हर एनालिसिस यहाँ मिल ही रही है। आने वाले मैचेस के दौरान आपको चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी स्टोरीज भी मिलेंगी जो बहुत ही रोचक है। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिकेट समाचार।